माननीय सदस्यगण, सुबह शून्यकाल नहीं हो पाया था। अब लिस्ट में जिनका नाम है उनका शून्यकाल में मैं नाम बोल रहा हूं, और कोई अविलंब लोकमत के विषय होंगे तो उनको भी मौका दिया जाएगा। श्रीमती नवनीत राणा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे मेलघाट क्षेत्र में ट्राइबल एरिया में ऐसे 6 गांव हैं, गाड़गा, भांडूम, बोराखेड़ा, सवई, ढाकना, भांडूम और दवाई। ये 6 गांव में सर 2 तालुके पड़ते हैं हमारे क्षेत्र में, एक धारनी तालुका और एक चिकलदारा तालुका। धारनी तालुका के पास में ये 6 गांव पड़ते हैं, पर इनका 6 गांव के जो अकाउंट जो होल्डर्स हैं उनको 75 से 80 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके चिकलदारा के पास के गांव में इनको बैंक के रिलेटेड कामों के लिए वहां जाना पड़ता है। मैं आपसे विनती करूंगी सर, ये इतने सादे सूदे से लोग हैं हमारे ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाले। अगर कोई गरीब व्यक्ति 1000 रुपए अगर निराधार श्रावण बाल का आता है, मनरेगा के अंदर कोई पैसे डिपॉजिट करने जाता है या विड्रॉ करने जाता है, उन्हें 75 से 80 किलोमीटर प्रवास करना पड़ता है ये बैंक के अकाउंट के रिलेटेड काम के लिए। तो मैं आपके माध्यम से विनती करूंगी अध्यक्ष महोदय कि आप ये रिलेटेड जो बैंक के बहुत छोटी सी चीजें हैं पर उन्हें यहाँ तक लाना पड़ रहा है क्योंकि वहां के बैंक मैनेजर इनकी सुनवाई नहीं करते हैं, तो इनको 75 किलोमीटर जाके ये सब बैंक के काम करने पड़ते। तो मैं आपसे विनती करूंगी कि रिलेटेड इनको आदेश दीजिए, और इनके पास तक ये 2000 अकाउंट होल्डर है सर, और गरीब लोग हैं मेरे शेड्यूल ट्राइब के, इनको उनके गांव के भीतर एक सब ब्रांच ओपन करके दे जहां इनकी सुविधाएं सब इनके गांव के आसपास मिले। इतनी विनती मैं आपसे करती हूँ सर, धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया प्रतिष्ठित पर्यटक गंतव्यों के विकास योजना की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के थावे में एक प्राचीन थावे धार्मिक पीठ है जो कि माँ दुर्गा का मंदिर है, जो उत्तर बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंत्रालय ने पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव यानी प्रसाद योजना शुरू की है, जिससे राज्यों को टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीण टूरिज्म का भी विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा। और अब तक प्रसाद योजना में 39 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री पर्यटन से निवेदन करता हूं कि थावे पीठ माँ दुर्गा मंदिर को प्रसाद योजना के तहत प्रतिष्ठित पर्यटक गंतव्यों में शामिल की जाए ताकि यह स्थान ग्रामीण टूरिज्म के रूप में विकसित हो सके और लोगों को रोजगार मिल सके। श्री चंदन सिंह जी। श्री चंदन सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जी। मेरा संसदीय क्षेत्र नवादा एक सिंचाई विहीन जिला है। यहाँ के किसानों को सिंचाई की समुचित सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 20 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने अपर सखी जलाशय परियोजना का शिलान्यास किया था, जिसे झारखंड से पानी मिलना था, लेकिन झारखंड सरकार द्वारा पानी मुहैया नहीं कराए जाने के कारण यह परियोजना पिछले 38 वर्षों से अधर में लटकी पड़ी है। बिहार सरकार द्वारा झारखंड सरकार से बार बार पानी मुहैया कराए जाने का आग्रह करने एवं नेशनल वाटर कमीशन की सहमति एवं निर्देश के बावजूद झारखंड सरकार इस परियोजना हेतु पानी उपलब्ध नहीं करा रही है, जिसका खमियाजा यहाँ के किसानों को उठाना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करना चाहूँगा कि इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए झारखंड सरकार को निर्देशित करे ताकि 38 वर्षों से अधर में लटकी अपर सखी जलाशय परियोजना मूर्त रूप ले सके। श्री T.N. प्रतापन जी। Honorable Chairman Sir, 10 Central Labour and Trade Unions started a 2-day national strike from today's midnight. This is
one of the largest national-wide strike in last 10 years. Actually, this two-day national strike reflects the desperation of people. One of the main demands of the strike is scrapping labor code, which is anti-working class and inhuman. It is a genuine concern as unemployment is increasing in our country and the working sector is regulated for capitalist interests. The national strike demands disposal of national monetary pipeline, which is selling our public sector companies and private cooperative companies. Along with the unions in coal, steel, oil, telecom, postal, income tax, copper, banks, insurance, railways, and defense sectors, farmers, unorganized workers, low-grade laborers are all protesting against the anti-people, anti-India policies and privatization. Proper social security for all informal sector workers, Anganwadi teachers and helpers, ASHA workers is an important demand of strike that government shall agree. I kindly request the government to neglect the ego and to agree the demands of trade and labor unions to ensure welfare of common people of this country. Sir, I hope that this strike will open up the eyes of government that the economic policies of BJP government are disaster. While inflation and fuel price is increasing on day basis, government shall revisit the blunders in economy. Otherwise, India will be another Sri Lanka very soon. Thank you. Thank you, sir. श्री उन्मेष पाटिल जी, उन्मेष भैया साहेब पाटिल नहीं है। श्री सुशील कुमार सिंह जी, श्रीमती कलाबेन मोहनबाई दिलकर जी। माननीय स्पीकर महोदय, आज मैं आपको बहुत ही गंभीर विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। एक तरफ हमारा देश बेरोजगार की समस्या से जूझ रहा है। इस समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार कई प्रयास कर रही है, परंतु मेरे प्रदेश की हालत इससे विपरीत है। विभिन्न सरकारी विभागों में 20-25 वर्षों से कार्यरत टीचर्स, मिड डे मील वर्कर्स, पंचायत एवं जिला परिषद के कार्य कर रहे छोटे बड़े तकरीबन 100 से 1200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, जबकि इन सभी कर्मचारियों की भर्ती प्रशासनिक नियम के अनुसार हुई है। यह वही कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना काल में प्रशासक के आदेश पर अपनी जान की परवाह किए बिना घर घर जाकर लोगों की सेवा की और इनमें से कईयों की तो जान भी चली गई। 1.5 साल पहले तत्कालीन सांसद श्री मोहन भाई डेलकर जी ने यह मुद्दा सदन में उठाया था, जिसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। महोदय, इनमें से कई मामले कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर कर्मचारियों को तुरंत वापस काम पर लेने के आदेश भी जारी किए, परंतु अभी तक किसी को नौकरी पे वापस नहीं दी गई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज फिर 15-20 साल से काम कर रहे हमारे कर्मचारी 450 मल्टीटास्क कर्मचारियों को वेतन घटाने या उनको नौकरी से निकालने की बात अधिकारी द्वारा की जाती है। महोदय, मेरा प्रदेश सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आता है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और गृह मंत्रालय से नम्र निवेदन करती हूं कि वे इस मामले में संज्ञान ले, तत्कालिक उचित दिशा निर्देश जारी करके कृपा करें ताकि इन सभी कर्मचारियों की नौकरी बच सके। धन्यवाद। श्री बी चंद्रशेखर जी, श्री बी चंद्रशेखर नहीं है, सीपी जोशी नहीं है, श्री भर्तृहरि मेहता सर। Thank you, sir. I'm drawing a urgent public importance issue
It deals with the Ansupa Lake, which is Odisha's largest freshwater lake, spread around 2 square kilometers, stretch in Cuttack district, and it plays host to 5 species of threatened avian species this winter. According to the joint survey conducted by Chilika Development Authority and Odisha Biodiversity Board, this lake attracted 46 species of migratory birds during winter months. The rare and endangered species cited this time are black-bellied tern Sterna acudicoda, river tern Sterna aurantia, lapwing Vanellus duboiseli, etc. For the first time, the population of red-crested pockard Rhodonesia rufina was reported more than 1,000 from this lake. Similarly, species like cotton teal Netapus coromandelians and lesser whistling duck Dendrosigna javanica were also recorded in good numbers among all resident birds. Sir, Ansupa Lake is an ideal ecotourism destination with forest cover surrounding the lake. Tourist footfalls here may rise if it is duly exposed through tourism promotion plans. I would therefore urge upon the government to come out with an integrated management plan for Ansupa Lake so this place can become hotspot for endangered migrated birds and tourists also. Thank you. Please. Thank you, Mr. Chairman. Sir, my surrover submission is in respect of one of the important demands of my constituency, Kollam in Kerala. Sir, Punalur town is a municipal town on the eastern part of Kollam district and which belongs to my constituency. Sir, there are numerous people, they are employed outside in foreign countries and lot of people are going abroad for employment, for study and even for visit. But it is quite unfortunate to note that there is no passport seva kendra in Punalur area, though it is densely populated and big population, big number of people are working abroad, but there is no passport seva kendra. The nearest passport seva kendra is in Kollam town and the next one is at Thiruvananthapuram. It is very difficult as far as the people of Punalur is concerned to go to Thiruvananthapuram and Kollam to get the passport facilities. It is very difficult. So my humble submission through you, sir, to the government, especially to the External Affairs Ministry, is to commence a passport seva kendra on the eastern part of Kollam district, that is at Punalur. That is one of the necessity of the district. I once again urge upon the Ministry of External Affairs to give sanction for commencing a passport seva kendra at Punalur. Thank you very much, sir. Shri D.N.V. Senthil Kumar ji. Vanakkam, Chairperson. This is regarding the recent hike in petrol prices, the diesel prices and the LPG cylinders. Sir, this affects the common man. What is the government going to do to regulate this plight of continuous increase in the diesel fuel prices? Sir, we have seen that often the government comes out saying that they don't have anything to regulate with the prices. They say it is the oil companies which regulates the prices. But during the elections, we see that however, it magically freezes. There is no price rise in spite of the barrel going above 100 rupees or $100 a barrel or below. There is no fluctuation of prices. And recently we have seen, in spite of the start of the Russian-Ukraine conflict, there has not been any increase during the election time. So I sincerely urge upon you, through the chairperson, to urge upon the government to direct the election commission to keep on conducting elections throughout the year. So, because that is the only way that the common man can be saved from the price hike of petrol, diesel. Or we are in a fear of state where the rise of the petrol, diesel and LPG gas may be from morning it will be shifted and evening again there will be another rise. So, to save the common man, I urge upon this government to come with elections throughout the year. Thank you, sir. Dr. Umesh Jadhav ji. Thank you, Speaker, sir. Speaker, sir, I would like to raise a very important issue pertaining to shortage of teachers in Kalburgi Kendriya Vidyalaya in the state of Karnataka. Sir, the vacancy of the most
teachers is having a negative impact on the educational system. This in turn creates instability among the parents who have enrolled children in these schools. It is also estimated that around 50 to 60% of the teachers' posts in the 50 central schools in the state of Karnataka itself are vacant, and the Kendriya Vidya are running their classes with guest faculties. With the guest faculties, we cannot expect the quality of education delivered by the permanent faculties, as there are some tough procedures were followed to recruit the permanent faculty. Sir, I would like to take the example of Kalburgi in KV itself, where there are 12 permanent sanctioned posts of teachers in primary section, out of which only 5 were working. And higher secondary, total 15 sanctioned posts are there, out of which only 4 are working and 11 are vacant. So the reason for this vacancy are this transfer policy they have relaxed. The teachers from North India are recruited in Karnataka, and after relaxation of this rule, they have taken transfer to North, and this is creating a lot of problem. Kalburgi is the most backward area, and we have also requested one more Kendriya Vidyalaya in Gulbarga, in north part of the Gulbarga. Thank you, sir. श्री CP जोशी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान उन लोगों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो पेंशनर हैं। ईपीएस पेंशनर 95 की सूची में बहुत लंबित मांगे उन लोगों की देश भर में चल रही है। देश भर में लगभग 65-70 लाख लोग हैं और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 30 से 40 हजार लोग ऐसे हैं जो आज भी इस मांग को पूरी होने की बाट जोड़ रहे हैं। सभापति महोदय, इनको जिन्होंने पूरे जीवन भर अपना खून पसीना उस इंस्टीट्यूशन को, संस्था को चलाने के लिए उस मेहनत भर के पूरा जीवन भर लगाया, आज उनको पेंशन के नाम पर 200 से लेकर 3000 रुपया मिलता है। और इस कोविड पैंडेमिक इस कार्यकाल में हम लोग देखें तो उनको चिकित्सा और आम छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी बहुत तकलीफ देखनी पड़ी। जिन्होंने पूरा जीवन उस नौकरी में निकाल दिया, आज वो न अपना मकान बना सकते हैं, न बच्चों की शादी कर सकते हैं, ना छोटी मोटी जरूरत चिकित्सा सुविधाओं के लिए कोई उनको लाभ मिल पाता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि बहुत लंबे समय से इनकी मांगे सरकार के पास पेंडिंग है। इनको आयुष्मान भारत योजना से भी जोड़ देंगे तो इन लोगों को चिकित्सा सुविधा उसके माध्यम से मिल पाएगी, और सामाजिक सुरक्षा की योजना से अगर जुड़ जाएंगे तो इनको थोड़ा लाभ मिल पाएगा। जो चाहे अर्ध सरकारी नौकरी में हो, चाहे डेयरी में हो, माइनिंग में हो, चाहे छोटे मोटे उद्योग में हो, इन्होंने पूरा जीवन भर निकाला है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इनकी लंबित मांगों को पूरा किया जाए ताकि इनको और इनके परिवार को आने वाले समय की सुरक्षा मिल पाए। मैं श्री दीप सिंह राठौड़ जी। दीप सिंह राठौड़ जी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे साबरकाठा लोकसभा मत क्षेत्र में चिलोड़ा से हिम्मतनगर होकर श्यामलाजी हाईवे निर्माण कार्य चल रहा है। एक हाईवे में 4 लेन से 6 लेन में परिवर्तन हो रहा है। पिछले बहुत लंबे समय से हाईवे का निर्माण कार्य की बिल्कुल न के बराबर धीमी गति से हो रहा है। संबंधित अधिकारियों को भी इस विषय पे रूबरू माहिती कर की है, लेकिन कोई फर्क नहीं है। मेरे मत क्षेत्र से लोगों के भी भारी तकलीफ सामना करना पड़ता है। यह रूट पे वाहनों की भारी दिक्कत हो रही है, ड्राइविंग करना पड़ना भी मुश्किल हो रहा है। टोल रोड पे धीमी ड्राइविंग गति से स्वीकार्य नहीं है, फिर भी टोल टैक्स लेना चालू है। यह टोल बूथ ऐसी जगह पे है जहां आसपास के गांव के लोगों, किसानों को नजदीक से बाजार केंद्र तरफ और 35 तरफ जाना आना और आगे जिला के मुख्यालय हिम्मतनगर रोजाना जाना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण बात की ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ 15 किलोमीटर के किसानों को वाहनों को न्यूनतम दर पे मासिक पास का प्रावधान देने का लिए मेरी विनती करता हूं। साथ में जरूरी सर्विस रोड और नजदीक गांवों के लिए आमने सामने आने जाने का लिए सर्विस रोड जरूर और कट देना भी विनती करता हूं। आपके माध्यम से संबंधित विभाग से NHAI को इस विषय में तुरंत सही कदम उठाए ऐसी मांग करता हूं और
टोल रोड पूरा करने के बाद भी टोल टैक्स वसूल करे, यही मेरी अपने माध्यम से मांग। श्री एंटोनी जी नहीं है, एंटोनी साहब नहीं है। डॉक्टर संजीव कुमार जी, डॉक्टर संजीव कुमार शिंगरी, श्री निहाल चंद चौहान, निहाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति जी, देश के प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना किसान की फसल दुगनी हो, इसके लिए फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई और मैं समझता हूं कि फसल बीमा योजना में किसान को फसल का उचित मूल्य मिले और अगर फसल खराब हो जाए तो उसका कंपनसेशन भी किसान को कंपनी दे, ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी की ये योजना थी। सभापति जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र श्री गंगानगर में फसल बीमा योजना ई मित्रा और सीएससी पोर्टल के द्वारा होती है। श्री गंगानगर में फसल बीमा योजना में 5,500 किसान की खरीफ की 2021 की क्लेम जो ई मित्रा सीएससी के माध्यम से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने करवाया था, करीबन 1,37,000 पॉलिसी जो एसबीआई ने रद्द कर दी है। और मैं समझता हूं कि जब किसान को इतना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि किसान पूरे डॉक्यूमेंट्स दे नहीं सकता, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स को लेके वो पॉलिसी रद्द की जा रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा और केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पोर्टल को दोबारा खुलवाकर कृषि विभाग द्वारा इसकी रिपोर्ट मंगाकर उस पोर्टल पे डाली जाए। इसी तरीके से मेरा जो जिला हनुमानगढ़ जिला भी है, उसमें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने करीबन 1,000 किसान का पैसा रोक रखा है। करीबन 2 लाख पॉलिसी किसान की इस कंपनी ने भी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने रोक रखा है। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है कि इन दोनों को आदेशित करें कि किसान की जो पॉलिसी है, जो किसान का पैसा है वो रोके नहीं, दोबारा पोर्टल खुलवाकर कृषि विभाग द्वारा उस पोर्टल पे किसान की जो डॉक्यूमेंट्स है वो मंगवाकर इन किसानों को राहत मिले, ताकि किसान को फसल का उचित मुआवजा किसान को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संजीव कुमार शिंगरी जी। Thank you, sir. This is regarding a bridge connecting Andhra Pradesh and Karnataka, sir, of my constituency. People of Andhra Pradesh and Karnataka have been requesting for construction of a bridge across Vedavati River, the so-called Hagari River, since more than a decade. The river divides AP and Karnataka, which forms a boundary line nearly for 20 kilometers. A bridge connecting Gulem village of Andhra Pradesh and Basarkod village of Karnataka will benefit lakhs of people of Bellary district and Alharvi Mandal of Andhra Pradesh. Sir, few years back, Honorable Minister for Roads, Transport and Highways, during his visit to Bellary district, promised to sanction a bridge here. Sir, there are 4 points of justification for the request of bridge, sir. One is Gulem village of AP is famous for 200-year-old Gadalingeshwara temple. So nearly daily, hundreds of people from Karnataka traverse the river bed and visit the temple, sir. Likewise, thousands of devotees visit the temple every New Moon day, and lakh of people visit annually on the Car Festival day. Similarly, a Chelkuri village of Bellary district has famous Eritata Swami temple, sir, which attracts thousands of devotees from Andhra Pradesh. The proposed bridge facilitates the pilgrims from Andhra Pradesh. And the 4th valid point is, sir, there is alternate route of 27 kilometers. The journey is very tedious, arduous journey. So, majority of the commuters, they prefer to cross through the riverbed, and this bridge reduces nearly 27 kilometers of hard journey, sir. So, there is a lot of human loss and property loss during flash floods. So, I request the Honorable Minister to consider this promise, sir. So, people of both states have social networking since ages. The proposed bridge can strengthen inter-social networking for health, education, business, and marriages. Sir, there is a famous quote called, American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good. So this same quotation is seen on the walls of the Office of Minister of Roads and Transport, sir. And I request the Government of India to make their slogan worthwhile. Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Thank you. So this is a promise given by Honorable Minister. I request the Minister to keep his promise. Thank you, sir. Sushil Kumar Singh ji.
जी। सभापति जी धन्यवाद कि मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। देश भर में आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनके पक्के भवन बने हुए हैं। ये इस बाल विकास योजना के तहत छोटे छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है और उसमें 2 पद होते हैं, एक सेविका का और एक सहायिका का। 5 मिनट बाद हमारी ही सरकार ने 2017 के मार्च महीने में, जो 1 अप्रैल 2017 से लागू हुआ था, इनके मानदेय को 3000 से बढ़ाकर लगभग 6000, सेविका के लिए 5950 रुपया सेविका का जी जी और सहायिका को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2975 रुपये किया था। ये बढ़ोतरी 5 वर्ष पूर्व हुई थी। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि ये योजना बहुत अच्छी है और ये जो महिलाएं हैं सेविका सहायिका के रूप में अच्छा काम करती हैं। कोरोना के विषम परिस्थिति में, उस चुनौतीपूर्ण समय में भी इन लोगों से सरकार ने काम लिया और स्वैच्छिक तरीके से इन लोगों ने काम भी किया। बाद में हम लोगों की सरकार ने इनको कोरोना वॉरियर का दर्जा भी दिया। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि इनका मानदेय अभी जो न्यूनतम जो मजदूरी है उससे भी कम है, तो इनके मानदेय को बढ़ाया जाए ताकि ये अपना परिवार चला सके, अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके। महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री M.K. राघवन जी। Sir, the National Pharmaceutical Pricing Authority of India on 25th of March has announced a 10.7% change in the wholesale price index for the calendar year 2021 over the corresponding period in 2020. Sir, this would mean that nearly 800 scheduled medicines included in the national list of essential medicines used in most common ailments will now increase by a steep 10.7% beginning 1st April. Sir, this list will include medicines such as paracetamol, azithromycin, other antibiotics, other mineral and vitamin tablets, etc. Sir, these medicines are used to treat common conditions such as a fever, infections, heart diseases, hypertension, skin diseases, and among others. If such a hike is affected, it can significantly affect large number of Indians. Sir, such a price increase will lead to the disruption of our pharma chains and will only help the private companies in amazing huge profits. The situation is quite unwarranted in a country like India, where lifestyle disease and neglected tropical diseases are on rise. A significant number of our people depends upon these essential medicines to save lives. I request the government to urgently intervene and do the needful so that this draconian measure is not implemented. Thank you, sir. Shri Anthony ji. Thank you, Chairman. Chairman, I invite the attention of this August House and the government to the flight of the MBBS students returned to India from Ukraine. Their future is under the shadow of uncertainty as they could not complete the course. More than 25,000 Indian students ranging from first year to final year pursue their MBBS degree in Ukraine. They have already spent several lakhs rupees as a course fee. These students are very much worried about their future. The government may take up the issue with the concerned and find out a solution to help the students. If it is difficult to continue studying in Ukraine, National Medical Commission may come up with a solution to help these students so that they can successfully complete their courses. I also request the government to kindly waive off the education loans taken by the students who are doing courses in Ukraine. As the August House is aware, more than 25,000 Indian students have enrolled in various medical colleges and universities in Ukraine. Out of this, more than 5,000 students are from Kerala. These students joined the course with the help of education loans from various nationalized banks in our country. However, the future of these students is under question now. Therefore, I request the government to kindly waive off their loan amount
and also provide an alternative mechanism to complete their studies without any interruption. Thank you, Chairman. श्री सुनील तटकरे जी, श्री सप्तगिरी शंकर जी। Thank you, Chairman, sir. Today I would like to raise a very important issue about my constituency, Koraput. Sir, around 113 khalasis, they were engaged in two FCI FST depots of Umri, Jaipur and Raigada FCI since the last 30 years. Sir, these are very poor people who have been on daily payment basis and they have been getting around 675 rupees. But FCI has unilaterally taken a decision to transfer these poor khalasis from Raigada and Umri, Jaipur to 600 kilometers distance place, Balijori in Jharsuguda district. Sir, these are very poor people. They are Adivasis, most of them are women, and around 30 years they spend their life in this particular area. They are from undivided Koraput district. Now if you send them to Jharsuguda, which is 600 kilometers away, it's very difficult for them to sustain their life. They used to live in government land and they used to build hut there. They are not getting any room allowance. These persons, they have gone to High Court also. They filed a writ petition, but FCI is not listening to anybody and they passed an order in February itself to transfer all these people to Jharsuguda. Sir, I would like to request through you to the Government of India, Ministry of Food and Consumer Affairs Public Distribution, to immediately cancel the orders, prevent this injustice and make sure that justice is provided to the poor Adivasis, the Khalasis who have been transferred to Jharsuguda and they can't live in such a distant place. Thank you, sir. श्री बालू भाई धानोरकर जी। धन्यवाद जी। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने वर्ष 2018 में अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स 60,210 कांस्टेबलों की भर्ती की थी। अंतिम चयन सूची में 3 साल बाद 21 जनवरी 2021 को केवल 55,000 छात्रों को नियुक्ति पत्र दिया गया। शेष पदों के लिए अन्यायग्रस्त उम्मीदवारों का 8 फरवरी 2021 से जंतर मंतर नई दिल्ली में आंदोलन हो रहा है। इस न्यायिक आंदोलन की ओर केंद्र सरकार अनदेखी कर रही है। अब इस अन्यायग्रस्त उम्मीदवारों ने संविधान चौक नागपुर में आमरण उपोषण शुरू कर दिया है। अर्धसैनिक बल की भर्ती प्रक्रिया को महामारी में 3 साल लगे। इसमें कई उम्मीदवार उम्र की सीमा पार कर गए। इन उम्मीदवारों को विशेष रियायत प्रदान कर प्राधान्यता से नियुक्ति की मैं मांग करता हूं। धन्यवाद। अब सूची के अतिरिक्त नाम मैं बुलाऊंगा और समय की भी अभी अनुमति ले लेता हूं। क्यों, हाउस की सहमति है, समय बढ़ा दिया जाए? ठीक है। श्री A.M. आरिफ जी। Sir, all the trade unions in our country except BMS jointly declared a nationwide tool-down strike from 6 a.m. today to 6 p.m. tomorrow against the anti-workers policies of the union government. Sir, the workers of the country demanded to the government to withdraw or repeal the anti-workers labour codes and the Essential Defence Service Act passed by this parliament. Sir, as repealed as draconian farm laws. These labour codes are curtailed the rights of the workers enjoyed from the times of British India. And these anti-workers labour codes are drafted to protect the interest of multinational corporates, companies and factories. And at the same time, they raise their protest against the anti-people policies of the government, like selling the public sector units and public sector units, including the Navaratna companies, in a throwaway prices to the corporates, and price rise of the cooking gas and fuels which are affecting the entire life of the common people. Moreover, our government reduced the interest rate of EPF pension accumulations to 8.1% from 8.5%. So on behalf of the trade unions, I urge upon the government to consider the demands raised by the workers of our country, who are the real workforce of our GDP, and withdraw the anti-workers labour codes and withdraw the price rise of the petroleum products urgently. Thank you, sir. Shri Y. Devendrappa ji. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲುವ ಮುನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಲ್ಲುವ ಎಂಬ ಕವಿವಾಣಿಯಂತೆ ದಿನಾಂಕ 13/2/21 ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ದರಪಟ್ಟಿ
ಎಂಆರ್ಪಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ವಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 13/24/20ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 11/5/21 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 13/2 ದಿನಾಂಕ 16/2/22ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಆದೇಶವು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಳಪಡುವ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿರುವುದು ಸಂಗತಿ. ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಮೇಲಿನ ಎಂಆರ್ಪಿಗೂ ಮತ್ತು ರೈತರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಎಂಆರ್ಪಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಾಗಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಕೇವಲ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಎಂಆರ್ಪಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸದಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ ಸಂಗತಿ. ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಎಂಆರ್ಪಿಯನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ರೈತರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ದರ ಚೀಟಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಪಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದೇ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಕಂಪನಿಗೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳೆಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್, ಭತ್ತ ಕಟಾವು ಮತ್ತು ನಾಟಿವೇಟರ್, ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ ಮುಂತಾದವು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಕಂಪನಿಯು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮೂಲಕ ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ನಕಲಿ ಎಂಆರ್ಪಿ ನೀಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಆರ್ಪಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯು ಕಂಪನಿಯ ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೈಕೆಗೆ ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಶೋರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಕಂಪನಿಯು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. श्री इम्तियाज जलील जी, कृपया 1 मिनट में बात करें सब लोग। करे बात तो हर बात में खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। अध्यक्ष महोदय, आज इस मुल्क के अंदर उर्दू पूरी तरह से खत्म की जा रही है। एक और उर्दू के स्कूल्स बंद हो रहे तो कहीं दूसरी तरफ सरकारी एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिलने की वजह से उर्दू अखबारात भी बंद किए जा रहे। और शायद ये क्यों हो रहा है, इसको उर्दू के एक बहुत मशहूर शायर इकबाल अशर साहब ने ये कहा है, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने खुद को कभी मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, अपने ही वतन में हूं मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली। अध्यक्ष महोदय, हिंदी और उर्दू का रिश्ता इस मुल्क के अंदर ऐसा है जैसा मां और मासी का, और हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये कहती है कि हिंदी और उर्दू जिस नजरिए से देखना चाहिए उसी नजरिए से जैसा हम अपनी मां और मासी को देखते हैं। लेकिन लता हयात ने इस बारे में भी ये कहा है, यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने क्यों इन्हें हिंदू और मुसलमान बनाया है। हमें ऐसा लगता है कि आज इस मुल्क के अंदर उर्दू को भी नकाब पहनाकर, हिजाब पहनाकर आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, जबकि हम ये इल्तिजा करना चाह रहे हैं, उर्दू जबान को मजहब के चश्मे से मत देखिएगा। अगर आज उर्दू हमारे ही मुल्क में जन्म ली है तो क्यों आज उर्दू अखबारात, क्यों आज उर्दू स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, उर्दू जबान को हम क्यों अलग नजरिए से देख रहे हैं। मैं आप सभी से इल्तिजा करना चाहूंगा, अगर आपके सीने में दिल है, दिल धड़कता है और दिल से आप मोहब्बत करते हैं तो उर्दू जबान को खत्म मत होने दीजिएगा। शुक्रिया। श्री दुर्गादास उइके जी। आदरणीय सभापति जी, आपने लोकहित के महत्वपूर्ण विषय को लोकसभा के पटल पर रखने का अवसर दिया है, इस हेतु आपका सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मेरे बैतूल हरदा अरसूद लोकसभा क्षेत्र में लघु मध्यम बृहद उद्योगों का भारी अभाव है, जिसकी वजह से आदिवासी समाज का बड़ी संख्या में पलायन होता है, जहां शारीरिक मानसिक आर्थिक शोषण का शिकार होते हैं। माननीय सभापति जी, मेरे क्षेत्र में तेंदुपत्ता, महुआ, अचार, गुठली, कीमती इमारती लकड़ियां
आंवला, भेड़ा, हर्रा, मूसली प्रचुर मात्रा में दुर्लभ वन वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। प्रचुर मात्रा में कच्चा माल हमारे यहाँ होता है, जिसे औने पौने दाम में खरीदार खरीदकर बड़े महानगरों में बेचते हैं। क्योंकि औद्योगिक इकाइयां अन्यत्र महानगरों में हैं, मेरे क्षेत्र की जनता चाहती है कि ये इकाइयां हमारे जनजातीय क्षेत्रों में लगें, ताकि क्षेत्र में युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके महोदय, तथा क्षेत्र में सुख समृद्धि आ सके। मैं केंद्र सरकार एवं संबंधित मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस दिशा में ठोस पहल करें, ताकि क्षेत्र का विकास तीव्र गति से हो सके। सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमती अपरूपा पोद्दार। ধন্যবাদ স্পিকার সাহেব, আমাকে বলবার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমার আরামবাগ লোকসভার তারকেশ্বরে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে বিগত 8 বছর ধরে স্টেট গেস্ট হাউসে চলছে এবং ওখানকার ছাত্রছাত্রী এবং যে টিচার্সরা যারা পড়ান তাদেরও ওখানে খুব অসুবিধা হচ্ছে, আর ছাত্রছাত্রীদেরও ওখানে পড়তে খুব অসুবিধা হচ্ছে। নাম্বার অফ স্টুডেন্টস বাড়ছে কিন্তু জায়গা ছোট। রাজ্য সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অলরেডি জমি দিয়ে দিয়েছে, তা দেওয়া সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত নতুন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় তারকেশ্বরে এখনো পর্যন্ত তৈরির জন্য কোনো স্যাংশন গ্র্যান্ট দেওয়া হয়নি কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে। তাই আমি আপনার মাধ্যম দিয়ে আমার এখানকার কেন্দ্র সরকারের শিক্ষামন্ত্রীকে বলছি যে তাড়াতাড়ি এটা গ্র্যান্টটা স্যাংশন করে ওখানে তারকেশ্বরে যেখানে জমি দেওয়া হয়েছে তৈরি করা হোক। ধন্যবাদ। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पे बोलने की इजाजत। आपके माध्यम से राजस्थान के अजमेर डिस्कॉम में केंद्र सरकार की विद्युत से जुड़ी सौभाग्य योजना में जिम्मेदारों की मिलीभगत से हुए 290 करोड़ से भी अधिक हुए घोटाले की तरफ विद्युत मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले अजमेर डिस्कॉम के अधीन उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, सीकर, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिलों में 53,298 घरों में सोलर सिस्टम के जरिए बिजली पहुंचानी थी और इसके लिए अजमेर डिस्कॉम ने 11 कंपनियों को फरवरी 2019 में टेंडर दिए। वे टेंडर 53,200 संक्षिप्त बोलिए। एक मिनट जी। 53,298 सोलर का ही हुआ, लेकिन बाद में 83,183 सोलर सिस्टम, जिनमें से अधिकतर सिस्टम कागजों में ही लगाए गए, वे 29,885 ज्यादा घरों में सोलर लगाना दिखाकर 104.89 करोड़ का घोटाला किया। मेरी मांग है सभापति महोदय, चूंकि केंद्र की सौभाग्य योजना में ऑफ ग्रिड योजना के अंतर्गत ऐसे घरों में सोलर के जरिए बिजली पहुंचानी थी जहां बिजली तारों के जरिए नहीं पहुंचाई जा सकती। इसमें 60% राशि केंद्र सरकार में, 30% राशि बैंक लोन, 10% राशि संबंधित डिस्कॉम को वहन करनी होती थी, जबकि उपभोक्ताओं से 2 से लेकर 5,000 रुपए तक की अवैध रूप से वसूले गए। सबसे मेरी मांग है, ये केंद्र की योजना थी और 200 करोड़ से ज्यादा बड़ा घोटाला सौभाग्य योजना के अंदर अजमेर डिस्कॉम ने किया था। इसके अंदर आप एफआईआर करें, केंद्र सरकार सीबीआई एफआईआर करे, सीबीआई जांच हो, इस घोटाले के अंदर जो भी दोषी है उस सलाखों के पीछे हो। बहुत बड़ा घोटाला राजस्थान के अंदर केंद्र की योजना के साथ। मसूदी जी, बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब, जम्मू कश्मीर सरकार ने कुछ महीने पहले कई हजार क्लास 4 असामियां मुश्तहर की, सिलेक्शन लिस्ट बन गई और सिलेक्शन के बाद ये फैसला हुआ कि ग्रेजुएट जो सिलेक्टीज हैं उनको अपॉइंट न किया जाए, बल्कि उनको बाहर रखा जाएगा। लेकिन उसके बाद मेरी सूचना है कि कोई 1800 के करीब ग्रेजुएट जो सिलेक्टीज थे उनको अपॉइंट किया गया। अगर ऐसा किया गया तो बाकी जो रहे हैं, जो सिलेक्टेड हैं और ग्रेजुएट हैं, उनको भी अपॉइंट किया जाए। उसके अलावा टीचर्स का सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद ड्यूअल डिग्री की वजह से कुछ एक कमेटी बन गई, उसने जो सिफारिशात दी, 2 डिस्ट्रिक्ट्स का सिलेक्शन में अपॉइंटमेंट्स की गई, सांबा और कठुआ में, लेकिन बाकी जो सिलेक्टीज हैं वो अगरचे कमेटी ने उनका भी सिफारिश की थी, लेकिन अभी तक उनके अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए। तो एक पहली छोटी बात। तो उसके बाद जनाब, हम जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मसला है हजारों मुलाजमीन को जो एनिमल हस्बेंड्री से, फॉरेस्ट से, एग्रीकल्चर से, पेज से और बाकी जो भी महकमे हैं, मिनिमम वेज से निसफ दिया जा रहा है, 3,000 से भी कम दिया जा रहा है। तो तकरीबन जब तक रेगुलराइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो तब तकरीबन तो पालन करते हुए कानून का मिनिमम वेजेस दी जाएं इन सारे मुलाजमीन को जो अभी तक मिनिमम वेज का इंतजार किए हुए हैं। इसके अलावा एक और बात भी है जनाब, जो लोकल फार्मासिस्ट जो कानून था उसके तहत मेडिकल असिस्टेंट को भी ये कॉम्पिटेंस थी कि वो एज फार्मासिस्ट काम करे, लेकिन 5 अगस्त के बाद जो नया कानून लागू किया गया उसमें ये मेडिकल असिस्टेंट बाहर हो गई। पहले ही मैंने जीरो अवर के दौरान सवाल पूछा था, उस पर जो मंत्रालय है उन्होंने ये फैसला किया था कि एक
अमेंडमेंट लाएंगे फार्म सेलेक्टिव, ताकि उनको वन टाइम एग्जाम्पशन मिले, रिलैक्सेशन मिले, लेकिन अभी तक उस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि उस बारे में कार्रवाई की जाए, और ये जो अपॉइंटेड सिलेक्टीज हैं, ग्रेजुएट सिलेक्टीज फॉर क्लास 4 और जो टीचर्स के लिए सिलेक्टीज है, उनको भी अपॉइंटमेंट दी जाए। बहुत शुक्रिया। श्री कराती संगन्ना जी। Sir, respected Speaker, sir, establishment of EMRS in Koppal constituency, sir. Sir, Speaker, sir, I wish to draw your kind attention to the announcement made by the Honorable Finance Minister during the budget speech of the 2021, sir. In Parliament, in the said speech, the Honorable Minister stated the opening of the new Ekalavya Model Residential School across the country, sir. This visionary step was taken by the Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister to provide the best education for the scheduled tribes community students, sir. Those who are not able to get good education, and this new setup will be very much useful to the ST students, sir. By providing quality education, Koppal constituency comes under the Article 371J of the Indian Constitution. In my constituency, Sirguppa, Ballari district and Maski, Raichur district, a blocks comes under the Legislative Assembly of Karnataka MLA. Both are ST reserved constituencies. Therefore, the guidelines commencing of the new school of EMRS are fulfilled. The issued letter of the authority of the Ministry of Tribal Affairs dated 6/9/21 stating that the Sirguppa, Ballari district and Maski, Raichur district blocks of Koppal constituency are do not qualified and not consider the proposal, sir. The said authority issued the letter is not correct, sir. Both our constituency are declared as ST constituency. Therefore, the area is the backward area. The scheme is directly suitable for the said constituency. The श्री गुरजीत सिंह औजला जी, कृपया 1 मिनट में अपनी बात कहिए प्लीज। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲੀ 1948 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਈ, 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਂਝੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਸਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੀ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 2014 ਚ ਆਖਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਫੈਡਰਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀजिए। ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਧੋਖਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ माननीय सभापति महोदय, मैं केंद्रीय विद्यालय की बात रख रहा हूँ। मेरे चुनाव क्षेत्र में 2 बड़ी सिटी है, पिंपरी चिंचवड सिटी और पनवेल सिटी, और केंद्रीय विद्यालय 6, लगभग 6 केंद्रीय विद्यालयों में करीबन हर साल 600 से 700 यहाँ एडमिशन के लिए अर्जी आती है और 10 सीटें। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ तो केंद्रीय विद्यालय की सीट पूरी तरह से खत्म की जाए, क्योंकि हमें बहुत तकलीफ होती है सभापति महोदय जी। 600 और 700 अगर वहाँ सीट के लिए एप्लीकेशन हमारे पास आते हैं, 10 सीट के लिए 600 नहीं 10 सीट है, 10 सीट में 690 नाराज हो जाते, हमें इससे तकलीफ होती है। मैं आपसे मांग करता हूं एक तो सीट बढ़ाया जाए, अन्यथा ये पूरी सीट केंद्रीय विद्यालय की खत्म किया जाए। श्री TR पारिवेंद्र जी।
परविंदर जी, श्री ईटी मोहम्मद बशीर साहब। Sir, thank you very much. Sir, it is really shocking to know that the names of martyrs who participated in the Malabar Rebellion, which was a bold and brave struggle against British Empire, their names is going to be removed from the Dictionary of Freedom Martyrs as decided by ICHR. Sir, it is learned that about 200 martyrs from Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala will be excluded from the 5th part of dictionary, and next edition will be modified accordingly. Sir, this amounts to jeopardizing the truthful history, and such an action are highly condemnable and objectionable. Sir, there is a calculated move to brand Malabar Rebellion as communal. Sir, it is not fact. It is not correct. It was a historical struggle against the British Empire. Finally, sir, they sacrificed their life for the nation. That was the decision of the British Empire. They sentenced them to the death, and it has happened like that. That was the reason, sir. Their names were written with golden letters in our history. Sir, if we permit to cut up their names, it would be distorting to the history, and we should not be, sir, thankless to the freedom fighters. So I humbly submit that it is to be honored. We should not allow to recommend this ICHR. ICHR is finding fault with them, so it should not be allowed. I humbly request the government to desist from such move. Thank you very much, sir. जी धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपको जी रमेश सर, हाँ मैं बोल रहा हूँ सर। धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसीलिए आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र के नवरंगपुर के मालकानगिरी जिले के चित्रकोंडा इलाके में पफलूर, कुरमानूर, धूलीपुट, रालेगड़ा और कालीमेला ब्लॉक के बेजिंगवाड़ा, तेलराई और पोडिया इलाके में कोंडा रेड्डी एक कम्युनिटी रह रहे हैं बहुत दिनों से, उनको जनजाति का दर्जा नहीं मिला है। मेरा निवेदन है कोंडा रेड्डी कम्युनिटी को जनजाति का दर्जा दिया जाए। धन्यवाद चेयरमैन साहब। श्रीमती शताब्दी रॉय। सर, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी बीरभूम में बहुत सारे ट्राइबल गांव हैं, ऑलमोस्ट 800, तो उसमें बहुत सारे चीज की जरूरत है। लेकिन आज मैं बोल रही हूँ एकलव्य स्कूल के लिए, मॉडल स्कूल के लिए। अभी मिनिस्टर ने कहा बहुत सारे बनाया, पीएम में भी बोले थे बनाएंगे। तो मेरा मोहम्मद बाजार जो ब्लॉक है उसमें मैं बता रही हूँ, उसमें एक मॉडल स्कूल बना एकलव्य, जहाँ पे रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, जहाँ पे बच्चे वहाँ पे पढ़ सकते हैं। भविष्य में जो बच्चे ट्राइबल बच्चे हो रहे हैं वो आगे बढ़े। और वहाँ पे और एक है जो द्रोणाचार्य मिशन द्रोणाचार्य आर्चरी होता है ना, वहाँ पे साई से मैं रिक्वेस्ट है एक वहाँ पे बनाए, क्योंकि वहाँ पे फुटबॉल प्लेयर्स बहुत है, एथलेटिक्स भी बहुत है। जो ट्राइबल बच्चे होते उनको अगर वो एथलेटिक्स भी नहीं बने, फुटबॉल प्लेयर भी नहीं बने, लेकिन बीएसएफ और डिफेंस में भी उसको चांस मिल सकते, इसलिए वो लोग को तैयार करने के लिए ये साई की बहुत जरूरत है। और आदिवासी जो महिला है उसका मेरा जो मोहम्मद बाजार ब्लॉक है वहां पे टोटल बीरभूम में 137 ये है ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें 93 to 94 ग्रुप सिर्फ मोहम्मद बाजार में है। तो कितना इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, कितना जरूरी है, ये आपके माध्यम से मैं मिनिस्टर को बोलना चाहती हूँ, इसमें नजर दे तो वो लोग। श्रीमती रीति पाठक। बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका सभापति महोदय। ये विषय सुनने में भले ही छोटा लगे और सबको सामान्य सा लगे, पर मेरे क्षेत्र के लिए बहुत गंभीर विषय है। अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वन व पर्यावरण मंत्री से ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी सिंगरौली का एक बड़ा भाग जो है वो जंगलों से घिरा हुआ है। महोदय, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए जो हमारे किसान हैं वो अपने खेतों में बड़े ही कड़े मेहनत के साथ खेती करते हैं, फसल उपजाते हैं, लेकिन समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि वहां पर जो हमारे यहाँ लगातार जंगली जानवरों की जो समस्या बनी हुई है
वो सिर्फ मेरे ही क्षेत्र में नहीं, मुझे लगता है कि हमसे जुड़े हुए सभी संसदीय क्षेत्रों का ये महत्वपूर्ण विषय होगा। ऐसे जंगली जानवर जैसे नीलगाय हो गए, सुअर हो गए, बंदर हो गए, इनका लगातार आक्रमण हमारे खेतों में होता रहता है और हमारे किसानों के द्वारा उपजाई हुई फसल को नष्ट कर देते हैं। और उसके बाद की स्थिति आप समझ ही सकते हैं कि कैसी स्थिति हमारे किसानों की बनती होगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहती हूं कि किसानों के हितों को ध्यान में रखकर जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था हेतु निर्देश किए जाने की कृपा करें। रम्या हरदास जी। Thank you, sir. COVID cases is getting very low and weekly TPR in country is 0.29 only. People begin their routine life and everything is getting into actual swing. Industries, government officers and MSMEs work with full strength. Schools and colleges open and work regular. The problem I point out here is the railway ministry is not ready even yet to reinstate pre-COVID situation in the case of passenger trains. Most of the passenger trains are not operating the service. Some of them are changed into express trains with limited stops. Halting stations are not functioning, so common people and daily passengers who depend on passenger trains are suffering more. Throughout Kerala, especially in my constituency, most of the people travel to neighbouring state Tamil Nadu for their daily job and depend upon passenger trains. Pollachi, Palakkad, Tiruchendur route. Lack of passenger trains and cancellation of halting stations made their journey miserable. I humbly request the railway should take necessary steps to reinstate passenger train and halting stations immediately. Thank you, sir. श्री धनुष कुमार जी। மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம். நான் சார்ந்துள்ள தென்காசி மாவட்டம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலிருந்து புதிதாக பிரிக்கப்பட்ட மாவட்டம். இந்த மாவட்டம் பிரிக்கப்பட்டு 2 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகிய போதிலும் அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளிலோ தொழில்துறை போன்ற துறைகளில் எந்தவிதமான வளர்ச்சியோ பெறாமல் இருக்கின்றது. இதற்கு முக்கியமான காரணமாக கருதப்படுவது இந்த மாவட்டத்தில் உள்ள பெரும்பான்மையான பகுதிகள் ஹில் ஏரியா கன்சர்வேஷன் அத்தாரிட்டியின் கீழ் வருவதால் புதிய திட்டங்களுக்கு அனுமதி வாங்குவது மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. தென்காசி மாவட்டத்தினுடைய வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு ஹில் ஏரியா கன்சர்வேஷன் அத்தாரிட்டியிடமிருந்து திட்டங்களுக்கு அனுமதி வாங்கும் வழிமுறைகளை எளிமைப்படுத்துவதுடன் இந்த மாவட்டத்தினுடைய நகர்ப்புற பகுதியிலான தென்காசி, செங்கோட்டை, கடையநல்லூர் போன்ற பகுதிகளுக்கு இதிலிருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று தங்களின் மூலமாக ஒன்றிய அரசாங்கத்தை வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். मैं इस सदन में लगभग मैंने अपनी सूची निकाल के देखी तो 20 या 21 बार उठा चुका हूं और शायद इसका समाधान आपके इस आसन पर बैठ करके निकल जाए। और हमारे यहाँ एक निर्माण का कार्य 2008 से शुरू हुआ है, वो राष्ट्रीय उच्च पथ का है, छपरा से लेकर मुजफ्फरपुर का। और अभी अंत में ये तय हुआ कि इस योजना को पूरा कराने के लिए 197 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। बैंकों के साथ बैठक हुई और बैंकों ने 4 महीने के विलंब के बाद अपनी सहमति दे दी। लेकिन अचानक NHAI के पास जब यह प्रस्ताव पुनः गया और जो योजना 400 करोड़ का था आज 1200 करोड़ रुपए का हो गया है और अगले 3 माह में बारिश शुरू हो जाएगा और फिर ये काम रुक जाएगा। महोदय, आपके माध्यम से आग्रह है कि जो NH-19 का काम है इसको NHAI के EC के पास जाके अप्रूवल होना था, क्योंकि अधिकारी इस सड़क को बनने में 7 बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन बदल गए, लेकिन सड़क का नक्शा नहीं बदला। और मैं इस विषय को उठाता हूं, जब भी कोई नया चेयरमैन आता है तो वो अपने हिसाब से काम करना शुरू करता है और फिर वो योजना बढ़ करके 100 करोड़ बढ़ जाता है, तो इसका परिणाम होता है कि सड़क का निर्माण में बाधित रहता है। मैं आपके माध्यम से NHAI को और विशेष रूप से NHAI के चेयरमैन से आग्रह करूंगा कि इस EC के बैठक में इसकी स्वीकार करते हुए इस कार्य को पूरा कराया जाए जो पिछले 12 साल से लंबित है। धन्यवाद सभापति महोदय। कुछ दिन पहले ही मैं सर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ते बोलिया सी जिहड़े केंद्र सरकार ने रूल चेंज कीते आ सर। सिमिलरली उसे तरह ही चंडीगढ़ दे जिहड़े एम्प्लॉईज आ उन्हां दे सिविल सर्विस रूल्स चेंज करन दी गल चल रही आ
ਸਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵੀ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੋ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀ। ਸਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ 1966 ਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 60% ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹੂਗਾ, 40% ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਔਰ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ जी। श्री फजलुर रहमान जी नहीं है, क्या बात है भाई। श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, ये नाम लिखा कर क्यों चले जाते हैं भाई? धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एक अत्यंत ही दुखद घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। सभापति महोदय, बिहार के मनिहारी और झारखंड के बीच फेरी नाव सेवा चलता है और इसमें मालवाहक जहाज भी चलते हैं। 24 तारीख को मालवाहक जहाज जो है मालवाहक जहाज साहेबगंज का से चला गरमा घाट से, और ये रात के 1 बजे कटिहार के बगल में आकर के गंगा नदी में हिलोर मार देता है और झुक जाता है, और 5 नाव जो है 14 में से पानी में डूब जाता है। हम यह कहना चाहते हैं सभापति महोदय कि नाव परिचालन का नियम है सूर्य उदय से सूर्यास्त तक जहाज का जो परिचालन होता है, लेकिन झारखंड अभी इस परिचालन 3 साल के लिए झारखंड के पास है, और ये लोग रात के अंधेरे में चिप्स गिट्टी बोल्डर लोड करके और नाव का परिचालन करते हैं, जिसमें 5 नाव डूब गया। और नाव डूबने के बाद उसमें ये जो ट्रक के चालक, ट्रक के खलासी मर गए सर जी, और उसमें 2 आदमी का लाश प्राप्त हुआ, बाकी लाश भी प्राप्त नहीं हुआ, ट्रक भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। और झारखंड प्रशासन ये कह रहा है कि नाव सुबह चली थी। अगर नाव सर सुबह चली थी तो रात के 1 बजे पलटा और बिना कटिहार के एरिया में पलट गया वो, और बिना कटिहार का प्रशासन को सूचना दिए नाव वापस जहाज को वापस साहिबगंज ले गया। सर मेरा ये कहना है कि इस तरह से अनियमितता भर करके और लोगों का जान माल के साथ खिलवाड़ करना, सरकार के रेवेन्यू चुराने का काम, ये काम कौन कर रहा है? झारखंड सरकार के इशारे से कर रहा है, झारखंड प्रशासन कर रही है। आप अनुरोध कीजिए केवल जो आप चाहते हैं सर या फिर नाव परिचालन करने वाला सर इसको संज्ञान में लेना होगा, नहीं तो इसी तरह से घटना घटेगी और लोग मरेंगे, और जो परिवार के लोग मरे हैं 10 लाख। Honorable Speaker, sir, thanks for the opportunity. I raise here to draw the attention of the Minister for Chemicals and Fertilizers regarding the subsidy provided for farmers on fertilizers. Sir, in this year budget, that is the coming year budget, the subsidy has been reduced to an extent of 25% compared with the previous year, sir, the current year. Sir, this is going to affect the farmers across the country very severely. Particularly, Tamil Nadu farmers will lose about 1,500 crores of subsidy. This will result in the production cost more for the agricultures, and at the same time, another negative effect is that all the ingredients that are used for manufacturing the fertilizers is going up like anything. This reduction in subsidy, compounded with the increase in the ingredient cost, will raise the market price of fertilizers heavily, and it would affect the food price at the end. The consumers have to pay for it. Therefore, I request the government to take a serious note of it and to curtail the increase of fertilizers cost. Thank you.
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मला आपण अतिशय महत्वाच्या विषयावर शून्य प्रहारामध्ये बोलण्याची संधी दिलीत. अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना ही अतिशय लोकप्रिय योजना आहे, पण या प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये पात्र आणि अपात्रतेचा जेव्हा विषय येतो त्यावेळेस तुमच्याकडे गॅस कनेक्शन आहे म्हणून तुम्ही घरकुल योजनेसाठी अपात्र, तुमच्याकडे मोबाईल आहे म्हणून तुम्ही घरकुल योजनेसाठी अपात्र, तुमच्याकडे टीव्ही सेट आहे म्हणून तुम्ही घरकुल योजनेसाठी अपात्र, तुमच्याकडे मोटरसायकल आहे म्हणून घरकुल योजनेसाठी अपात्र. अध्यक्ष महोदय, आपण गॅस कनेक्शन त्या ठिकाणी सामान्य माणसाला घ्यायला लावले आणि आता तेच गॅस कनेक्शन तुमच्याकडे आहेत म्हणून तुम्ही जर घरकुल योजनेचा लाभ त्याला देत नसाल, त्याच्यापासून वंचित ठेवत असाल तर ही अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट आहे. ग्रामीण भागामध्ये ह्याबद्दल तीव्र प्रमाणात नाराजी आहे आणि म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे की ह्याच्या बाबतीतल्या ज्या अटी शर्ती त्या ठिकाणी ठेवल्यात पात्र आणि अपात्र करण्याच्या, त्याच्यामध्ये दुरुस्ती करून त्या ठिकाणी ह्या जाचक अटी रद्द करून सामान्यातल्या सामान्य माणसाला त्या ठिकाणी प्रधानमंत्री घरकुल योजनेचा लाभ घेता यावा अशा पद्धतीची व्यवस्था सरकारनं करावी ही विनंती. श्री बी चंद्रशेखर. Thank you very much, sir, giving the opportunity. Raise an important issue related to my parliamentary constituency. Central government has sanctioned numerous road and national highway projects in Andhra Pradesh over the last 5 years. A new highway is planned from the Visakhapatnam port to Bhogapuram in the Vijayanaram district, where a greenfield airport is coming up. The proposed highway would be extremely useful as it would shorten the distance between the Visakhapatnam port and the state of Odisha and Chhattisgarh. It would pass through the Rishikonda and Bhimli beach corridor projects along the coast. Thus, the project would increase road convenience in the state and also contributed to the development of tourism in the region. The development of the national highway would also provide easy convenience to the proposed airport at the Bhogapuram for the people of Andhra Pradesh. So therefore, I would request the Honorable Minister of Road Transport and Highway Ministers to expedite the work on the proposed highway from Visakhapatnam port to Bhogapuram. Thank Shri you. Jasveer Singh Gill ji. ਧੰਨਵਾਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਜ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ. ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਬਚਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ रूल जेड़े उदा दे उदा रहन दिते जान. धन्यवाद. धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने बोलने का समय दिया. आपके माध्यम से मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान अपने लोकसभा जिला भिंड के किसानों की समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ. मेरे लोकसभा का जिला भिंड कृषि की दृष्टि से बड़ा उत्तम जिला है. कृषि में भिंड को और समृद्ध और क्षमतावान बनाया जा सकता है. केंद्र द्वारा देश में बड़ी संख्या में प्रत्येक जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की स्थापना की गई है. भिंड में भी एक कृषि विज्ञान केंद्र है, पर जिले की भौगोलिक क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण संपूर्ण जिले के किसान इस लाभ से वंचित रह जाते हैं, जिस कारण जिले में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की अति आवश्यकता है. देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि हर किसान की आय दुगनी हो. इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः अनुरोध करती हूं कृषि मंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को साकार करने हेतु भिंड जिले में एक अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की अति आवश्यकता है, और जिससे कि किसानों की आय एवं क्षमताओं में वृद्धि हो. बहुत बहुत धन्यवाद. श्री वी कलानिधि जी. Very much, sir. Sir, railway recruitment boards are recruiting several thousands of people every year, sir. It has already been a problem in Tamil Nadu, where we have found that most of the people who are recruited are from other states and local preference is not being given for most of the southern states.
And on top of that, we are also hearing that railway recruitment boards are also going to be shut down, where the number is going to get reduced. On top of that, a shocking news that we heard is the unreserved category, the cutoff marks of the exams put up by the railway recruitment boards are open to in the public forum, sir. In the websites, we find that the unreserved categories cutoff mark is lower than the reserved categories. How is it possible? I have never understood, sir. This has been happening for the last 3 to 4 years. From 2017-18, the unreserved category cutoff marks are lower than OBC, SC, and even ST candidates, sir. So I have also taken it to the Minister of Railways, and explained it to him through a letter and also in person, and he said that the matter has been looked into. But following that, I found that it still persists that way, and I urge upon you to insist on the government to ensure that the unreserved categories jobs are not taken away, sir. Thank you very much. श्री दानिश अली जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया। सर, मेरे लोकसभा क्षेत्र का एक छोर आबरोहा से शुरू होकर के दूसरा छोर हापुड़ में खत्म होता है। इस हापुड़ छोर पर आखिरी गांव बिगास है। सर, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब भी और पिछले विधानसभा चुनाव में इस गांव के लोगों ने वोटिंग डालने से इनकार कर दिया था, इलेक्शन का बायकॉट करने का ऐलान किया था। इनकी जेन्युइन समस्या क्या है सर? आपको जानकारी में है कि बाबूगढ़ छावनी जो कहते हैं, वहां पर EBS एक्विन ब्रीडिंग स्टड जो है 1811 का बना हुआ है, जहां पर हॉर्स ब्रीडिंग होती है डिफेंस के लिए। वहां से इस गांव का रास्ता उसमें को निकल के है, पूरे उसमें अच्छा रास्ता बना हुआ होता है, लेकिन क्या है कि वो जो 1 किलोमीटर का रास्ता है वो नहीं बन रहा है। हमने उनसे कहा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा है कि या तो उसकी NOC दे दें तो हम अपने MP लेड से बनवा दें या जिला पंचायत से या किसी और निधि से बनवा दें, लेकिन EBS बाबूगढ़ जो है वहां का लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ना तो NOC देता है ना वो रास्ता। आप देखिए सर, वहां जो बच्चियां स्कूल जाती हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, इतने इतने गड्ढे हैं। मैं भी 2 दिन पहले उस गांव में होकर आया और वाकई मतलब वो जेन्युइन समस्या है। कहीं ना कहीं ये रेड टेपिज्म की बात है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है, इनके बिगास गांव जो है इनके लोगों को न्याय दिलाए और वो रास्ता बनवाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे बोलने का मौका देने के लिए सर आपका और ऑनरेबल स्पीकर सर के पास मैं बहुत आभारी हूं सर। सर, अर्धनारीश्वर के परम भक्तों के विषय में आज कुछ मैं कहना चाहता हूं सदन में। सर, किन्नर समाज जो हमेशा ही एक साहसी और प्रेमी समाज रहा है। सर, रामायण में जो मैंने सुना है और पढ़ा है सर, जब भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था तब उनके पीछे पीछे भी उनके कुछ भक्त गए थे वन में। तब भगवान श्री राम ने इनको बोला था कि नहीं, पुरुष और महिलाएं वो वापस अयोध्या चले जाएं, और पुरुष और महिलाएं से वापस गए थे, पर फिर भी उनके पीछे और कुछ लोग गए थे। वो सर और कोई नहीं थे, वो किन्नर थे, ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर जिसे हम कहते हैं। उनके प्रेम और उनके सेवा से प्रभावित होकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको आशीर्वाद भी किया था। सर, मैं सर आपको कहना चाहूंगा कि ऑल्दो आई फील प्राउड कि दोनों सदनों में ट्रांसजेंडर्स को इक्वल राइट देने के लिए या उनकी आइडेंटिटी को पहचान देने के लिए हम दोनों सदनों में बिल तो पास कर चुके हैं, काफी वक्त हो चुका है इसको, लेकिन अभी भी सही मायने में इसको हमने लागू हर जगह में किया नहीं है। सर, ट्रांसजेंडर्स को आइडेंटिटी का स्वीकार करने का या उनके अस्तित्व पर सवाल उठाने का हमें हक भी नहीं है सर, फिर भी हम उस पर सवाल उठाते हैं और बोलते हैं। सर खत्म करूंगा 1 मिनट में सर। जी सर, वो चाहे रामायण से लेकर महाभारत तक हो, मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक हो, और आज भी राजनीति में, कला क्षेत्र में, और सर यहाँ तक कि न्यायपालिका में भी इनकी भूमिका, इनके हुनर से सूझबूझ से योगदान बहुत रहा है सर। एयरपोर्ट्स में, अस्पतालों में, गवर्नमेंट ऑफिस में, पब्लिक प्लेसेस में, रेलवे स्टेशन में सर कहीं पर भी इनके लिए सर टॉयलेट्स नहीं है आज भी। ये मेरा रिक्वेस्ट है सर, और लोकसभा राज्यसभा में इनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए सर। दोनों सदनों में इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी इनके लिए हम आवाज और इनके आइडेंटिटी के लिए लड़ सकते हैं। आर्टिकल धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं आपका और आदरणीय स्पीकर साहब का धन्यवाद देता हूं। 1 मिनट, इतना लंबा नहीं करना चाहिए जी, प्लीज। खत्म करूंगा सर। सर, इस विषय को श्री रामचरित मानस से एक श्लोक के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा सर। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई
सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई सर। सर जब श्री राम ने इनमें कोई अंदर नहीं रखा है समान इज्जत दिया। आप शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्पीकर साहब। मैं आपका और स्पीकर साहब का धन्यवाद देता हूं कि मेरा खरगोन बड़वानी जो लोकसभा है वो मध्य प्रदेश में पश्चिम निमाड़ के नाम से पहचाना जाता है। निश्चित तौर पर पश्चिम निमाड़ ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्र है। यहाँ पर कृषि के कार्य ज्यादा किए जाते हैं। पहले गांव थे, गांव अब शहरों की स्थिति में बदल गए हैं और वहां पर आवागमन के कारण कई बार ट्रैफिक जाम भी होता है। कई बार हमारे बड़े बड़े जो शहर बन गए वहां पर रास्ते जाम हो रहे हैं, जिससे हमारे नागरिकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में खरगोन जिले के कसरावत, खरगोन, गोगावा और बिस्टान, ऐसे ही बड़वानी जिले के खेतिया, निवाली, पानसेमल, सेंधवा, अंजड़ और राजपुर, यह बड़े शहरों की स्थिति में आ गए हैं और जहां पर ट्रैफिक जाम रहता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आह्वान करता हूं कि इन सभी शहरों में बाईपास की स्वीकृति दी जाए, जिससे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो सपना है कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ बड़े रोडों का निर्माण, इसमें इस सब शहरों को श्री राजमोहन उन्नीतन जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। Thank you very much, Speaker sir. The wild boar is classed at least concern for wildlife protection by the International Union for Conservation of Nature, and it has become an invasive species posing threat to crops and human life in parts of its introduced ranges. Sir, in Kerala, wild boar has turned into a menace for the farmers as animal has been causing widespread crops loss in the state. Recently, wild boar attack claimed several lives in my constituency, Kasaragod. The government of Kerala has approached the Wildlife Institute of India, Dehradun, for classifying wild boar as a vermin. It would boar is declared vermin under the Wildlife Protection Act. It can be culled. Since the act is a central act, only the union government can modify it and classify the animals. Sir, the central government may be notification declare any wild animal other than those specified in Schedule 1st and Part 2nd of the Schedule H of the Act to be vermin for any area for a given period of time. As long as the notification is in force, such wild animals shall be included in Schedule 5 of the Act, depriving them any protection under the Act. Sir, the wild boar is classed at least concerned by the International Union for Conservation of Nature, and it has turned a menace to the farmers in Kerala, especially Kasaragod, my constituency. No, so I urge upon the union government may be pleased to declare wild boar as a vermin in Kerala. Thank you very much, sir. श्री फजलुर रहमान जी, आप अनुपस्थित थे उस समय। आपने मौका दिया। मान्यवर, मेरा जिला सहारनपुर की सहारनपुर की बेहट तहसील उत्तराखंड की पहाड़ियों से सटी हुई है। इस वजह से बरसात के दिनों में पानी बहुत ज्यादा आता है और उसकी वजह से जो बहुत सारी नदियां हैं उस बेहट तहसील के अंदर, वो एक इलाका दूसरे इलाके से कट जाता है। तो कुछ नदियों पर पुल बनवाना बहुत जरूरी है, जिसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। गांव मुर्तजापुर मसखरी नदी के ऊपर एक पुल बनवाया जाए और साथ में बादशाही बाग में भी एक पुल बनवाने का कृपा करें। कुर्डी खेड़ा भी इसी तरह का एक गांव है। इसके अलावा रामपुर तहसील में एक इलाका है कल्लरपुर, गांव कल्लरपुर, जिसका 20 साल से पुल टूटा हुआ है। उसका पिछली दफा यहाँ एक ये इशू उठाया था, उसका एस्टीमेट बन चुका, लेकिन पैसे की ग्रांट नहीं मिली। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि पैसा ग्रांट करे और उस पे जो सूचना हो सकती है वो आप श्री संतोष कुमार जी बताने का। सभापति महोदय, शून्यकाल में बोलने के लिए अवसर दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लोग सहरसा पूर्णिया रेलखंड अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्णिया में स्थित जानकी नगर रेलवे स्टेशन पर जानकी एक्सप्रेस 15,283 और 15,284 एवं कोसी एक्सप्रेस
18,625 और 18,626 के ठहराव की मांग स्थानीय लोगों के द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही है। इनकी मांगों को पूर्णतः वाजिब है। जानकी नगर रेलवे स्टेशन राजस्व के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण स्टेशन है और इस मांग को मैं भी संसद और रेल मंडलों की बैठक में उठाता रहा हूं। उपयुक्त ट्रेनों के ठहराव की मांगों को लेकर स्थानीय संगठन रेल विकास मंच के द्वारा 22 मार्च 2022 को पूर्व सूचना देने के बाद जानकी नगर रेलवे स्टेशन पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया और सूचना मिली है कि धरना में शामिल 150 लोग और को नामजद और हजारों लोगों को अन्य करके रेलवे थाना में एफआईआर किया गया है, जिसमें आम लोगों में भय व्याप्त है। जहां तक मेरे पास जानकारी है, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। रेल की संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है। ऐसे में दर्ज एफआईआर को पुनर्विचार की आवश्यकता है। साथ ही आपसे के माध्यम से मांग करते हैं कि उपयुक्त दोनों ट्रेनों का ठहराव जनहित में जानकी नगर में सुनिश्चित किया जाए और इस केस को वापस लिया जाए जो वहां के लोगों पर किया गया है। यही आपसे आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं, रेल मंत्री जी से मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने मुझे इस पर 0 आवर में बोलने का मौका दिया। सर, मैं सदन का ध्यान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आक्रोश करना चाहूंगी, जो घर बनाने में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनाने में सामग्री लगती है, जैसे कि सीमेंट, ईंट, सरिया आदि, इनके दामों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती आ रही है। लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो धन आवंटित किया जाता है उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है, जिसके तहत जो लोग घर बनाते हैं या तो उनके घर अधूरे रह जाते हैं या तो घर बनाने के लिए उनको काफी ऋण लेना पड़ता है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इनके लिए कम से कम या तो जिस रेशियो में सामान की वृद्धि हुई है उसी रेशियो में उनके धन की भी वृद्धि हो जाए। साथ ही साथ 2 और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी सर कि प्रधानमंत्री, एक ही पॉइंट बोलना चाहिए सर 2 पॉइंट से जल्दी सर जो सूची बनाई गई है लाभार्थियों की 2018 के तहत, उसमें कई नामों की कटौती की गई है, कई नाम नहीं है। तो मैं अनुरोध करती हूं कि जिला स्तरीय कमेटी बैठाई जाए या सर्वे किया जाए जिसमें इन नामों की वृद्धि की जाए और लोगों पात्र लोगों को इसमें ऐड किया जाए सर। और जो घर गिर जाते हैं प्राकृतिक आपदा के कारण, इनको भी फास्ट ट्रैक क्या कोई सर्वे कराया जाए, इन लोगों के भी नामों को ऐड किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, इसलिए 2 मिनट अधिक मांग रहा हूं सर आपसे। सर, देयर इज अ ह्यूज अनसर्टेनिटी and concern amongst the students and their parents who are pursuing the medical education, especially after the COVID pandemic and the Russia-Ukraine war. The situation has been very pathetic. Sir, 90%, more than 90% of the students have taken heavy educational loans and their future is uncertain, sir. Sir, the COVID-19 induced pandemic has destabilized the practices in the education sector. With the new normal changing, the practices and norms of the education sector, there has been a major shift in the medium of teaching. The shift to online classes has greatly lauded and has been benefited to the students to continue their education while these online classes serve their purposes of teaching theory subjects. The students have enrolled for degrees such as medicines and other science courses are being deprived of practical classes which are vital for their practice. Sir, especially after 2 years after the pandemic, foreign medical graduates enrolled in universities, especially in China, Ukraine, Philippines, etc., have been going through a tough time, mounting mental stress, worrying about uncertainties in completing the degree courses. Most of them are at the verge of a suicide. Sir, they have a lot of current travel restrictions. As per a reply from the Directorate of Health Services, Kerala, assistance in clinical training can be provided with appropriate permission from the host university, which the students have obtained. Therefore, I request the union government and state government to look into the matter so that suitable help can be provided to the students in any possible form for the hands-on training in authorized hospitals in respective states, and also to amend the National Medical Commission so that these students... मैं आपके माध्यम से एक पर्यटन मंत्रालय के तरफ से 2016 में स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की गई थी और उस योजना के अंतर्गत पूरे देश के अंदर जितने धार्मिक स्थल थे उनके मरम्मत के लिए और उनको ठीक से बढ़िया से वो बन सके
पर्यटन के रूप में वो विकसित हों और जो धार्मिक मान्यता के अनुसार जो पौराणिक इतिहास के हिसाब से देवी देवताओं के स्थान थे उनको विकसित करने के लिए स्वदेश दर्शन योजना बनाई गई थी और उसके अंतर्गत सीधे सांसद के रिकमेंडेशन पर उनके क्षेत्र में मंत्रालय से पैसा भेजा गया था। लेकिन बाद में उसमें राज्य सरकारों को इन्वॉल्व कर लिया गया, जिसके कारण सांसदों के सीधे रिकमेंडेशन पर स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत अब पैसा हम लोगों के रिकमेंडेशन पर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि जिस तरीके से 16 में योजना लॉन्च हुई थी और सांसदों के संस्तुति पर उनके क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए और धार्मिक स्थल के विकास के लिए पैसा जारी होता था, वैसे ही इसको जारी किया। श्री राम शिरोमणि वर्मा जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, भारत सरकार की नौकरियों में जनवरी 2004 से तथा उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियों में अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर शेयर बाजार आधारित जोखिमों के अधीन नई पेंशन प्रणाली लागू कर दी गई है, जिस कारण देश के करीब 3 करोड़ 50 लाख लोग सीधे प्रभावित हो रहे हैं, जिससे शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों में भारी रोष व्याप्त है और पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में आंदोलन है। कोरोना रूपी वैश्विक महामारी के दौरान शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पूर्ण लगन से मानवता की सेवा की है। देश में नई पेंशन प्रणाली लागू होने व निजीकरण के कारण आज भारत सरकार के शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी अपना पूरा जीवन देश को अपनी सर्वोत्तम सेवाएं देने के बाद भी अपने बुढ़ापे को लेकर चिंतित हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जनहित में, देश हित में निजीकरण को रोकने व देश के करोड़ों शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा हेतु उनके बुढ़ापे की लाठी व पुरानी पेंशन व्यवस्था। Thank you, sir. Sir, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme plays a significant role in addressing the issue of rural distress. Millions of rural workers in the country depends the scheme for their survival. Sir, MGNREGs had saved the economy during the lockdown. Still, the wages paid under MGNREGs remains below the minimum wages in many states. There is continuous demand from the beneficiaries and various state governments for revision of wages and increase the number of guaranteed working days under MGNREGs. I request the government to consider revised wages paid under this scheme. Considering the distress situation, it is necessary to increase employment days to 200 in a financial year. Budget allocation for the scheme should be enhanced for enabling the same. Sir, complaints about delay in the distribution of wages are reporting from many states, including Kerala. Government should take review on this and necessary measures to be taken to resolve this issue. Thank you, sir. महोदय, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सभापति जी, मैं एक ऐसे विषय की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि इस समय पर पर्यावरण को बचाने के लिए और संरक्षित रखने के लिए बहुत सारी चिंताएं की जा रही हैं। प्रत्येक ग्राम में जो छोटे बड़े झाड़ के जंगल के नाम से राजस्व की जगह पर सारी भूमियां अंकित हैं, पर अब लगातार धीरे धीरे करके सारे वृक्ष जो है समाप्त होते चले जा रहे हैं, लोग उन पे अतिक्रमण करते चले जा रहे हैं और गांव में भूमियां बची नहीं है और यहाँ तक कि वृक्षों की संख्या भी, लोग खेती करने के चक्कर में वृक्षों को भी लगातार काट रहे हैं, जिसके कारण से हमारा पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है, शुद्ध वायु नहीं मिल रही है। तो सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस राजस्व की इस 1 ग्राम की भूमि को इसको अतिक्रमण से बचाने के लिए इसका पूरा फेंसिंग किया जाए। वन विभाग इसको केवल फेंस कर दे, इसका संरक्षण कर दे, तो जितना रूट स्टॉक है वो अपने आप वृक्षों में तब्दील हो जाएगा 2-4-5 साल के अंदर। और जहां यदि ऐसी स्थिति नहीं है, लोगों को आवास की दिक्कत है, बहुत सारे लोगों ने आवास पे उस पर कब्जे कर लिए हैं, तो उसको परिवर्तित करके लोगों को आवास बना के दिए जाने के लिए भूमि भी उपलब्ध कराई जाए। बहुत बहुत सभापति महोदय धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा लोकसभा क्षेत्र बस्तर के 6 जिले बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर में महारा जाति की जनसंख्या लगभग 10 लाख से अधिक है, जो कि बहुत पिछड़े व गरीब है।
वे एससी में आरक्षण को लेकर लगातार मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को महारा जाति को अनुसूचित जाति के सूची क्रमांक के सरल क्रमांक 33 में महार मेहरा के साथ प्रतिस्थापित करने हेतु प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन ने दिनांक 3 जून 2021, 10 जनवरी 2022 व 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार के समक्ष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पास भेजा है। अतः आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूं माननीय सभापति महोदय कि महारा जाति को बहुत पिछड़े और जरूरत है उनको एससी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार तत्काल पहल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। सिखा के नौवें गुरु तेग बहादुर जिन्होंने कहते ने कि हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर उन्हों का 400वां साला जिहड़ा दिहाड़ा है वो हरियाणा साडे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी उन्होंने मनाने का उपराला किया पानीपत च। तो मेरी आप जी के माध्यम तो रेल मंत्री जी नूं विनती है कि जिहड़ी नांदेड़ साहब एक्सप्रैस ट्रेन है जी वो साडे नरवाणा जिहड़ी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी सिरसा है उत्थों जिहड़ी है नरवाणा तो भी होके गुजरती है। तो मेरी आप जी के माध्यम तो रेल मंत्री जी नूं विनती है कि उत्थे जिहड़ा स्टॉपेज जरूर दिता जाए ताकि जिहड़े भी साडे सिख बंधु ने वो जिहड़े नांदेड़ साहब पहुंचते ने नांदेड़ साहब जिहड़ा जी उत्थे 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी जिहड़े सी वो ज्योति जोत समाए सी वो बहुत बड़ा तीर्थ जिहड़ा है सिखां दा है। तो आप जी के माध्यम तो मेरी रिक्वेस्ट है जी उत्थे जिहड़ा है ना उत्थे स्टॉपेज दिता जाए। 24 अप्रैल नूं पानीपत च बहुत बड़ा उपराला जिहड़ा है वो आपां कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी। सभापति जी बोलने का मौका देने के लिए आसन को मैं धन्यवाद देता हूं। सभापति जी मिनिस्ट्री ऑफ डॉनर में नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम ये स्कीम में मेरा जिला बरपेटा के 2 स्कीम गया था असम सरकार ने भेजा था। एक है स्टेट हाईवे नंबर 2 के बोर्डरी से ताराकंदी मुहिया मोइनबोरी होके ताराकंदी तो के रोड जिसका एस्टीमेट है 45 करोड़ और ये रोड होने से वहां के कृषि क्षेत्र का भी विकास होगा और हदीरा चौकी जहां पे मान और आहम का लास्ट बैटल लास्ट युद्ध हुआ था वो पर्यटन क्षेत्रों का भी विकास होगा। और दूसरे एक प्रपोजल गया था दौलगोमा सोयसीमाना रोड इस पे एक आरसीसी ब्रिज 1 by 1 जिसका एस्टीमेट था 79.80 करोड़। लेकिन दुख के बात है अभी तो ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ डॉनर ने सैंक्शन नहीं किया। मंत्री तो बदल हो गया, पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह था, अभी जी किशन रेड्डी साहब है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं आपके माध्यम से ये दोनों एक जो बोर्डरी से ताराकंदी भाया मुहिया मोइनबुरी रोड और सोयसीमाना दलगांव रोड के ये ब्रिज दोनों जल्द ही जल्द सैंक्शन होना चाहिए। धन्यवाद सभापति महोदय। प्रज्ञा ठाकुर जी संक्षेप में तुरंत। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। मैं गौवंश के अवरुद्ध करने पर विषय हम रख रहे हैं अपना। महोदय गौवंश का जो जिनको सांड कहते हैं हम उनका बधियाकरण किया जा रहा है और गौवंश को देशी गौवंश को रोका जा रहा है। जिनको जर्सी कहते हैं वो उनके दूध में कोई भी गुण नहीं है लेकिन दूध अधिक देते हैं इसलिए उनको तो संरक्षित किया जा रहा है, परंतु जिनके जो देशी गौवंश है देशी गाय उनके दूध में जो गुणों से भरपूर है रोम रोम में औषधि है उनका वंश रोका जा रहा है और बधियाकरण करके उसको अवरुद्ध किया जा रहा है। हमारी गौ माता है वो और हम उनके गौवंश को रोकने ना रोका जाए और उनको संरक्षित किया जाए, रोड पे ना मारी जाए वो हमारा ये माधव जी। Sir, India has committed towards net zero emission by 2070 and by 2030 achieving non-fossil fuel energy capacity of 500 gigawatts. The government's push to utility scale projects is appreciated, sir. However, the rooftop solar program in the country has failed to pick up, sir. Sir, in this regard,
I would like to request the Government of India, easy financing and also unrestricted net metering and an easy regulatory process could easily spur up the sector. Public financial institutions and other key lenders could also be mandated to lend to the segment, sir. Thus, I would request the Minister for New and Renewable Energy to simplify the process and reform the rooftop solar program to increase share of the residential sector in the total solar power धन्यवाद सभापति महोदय, मैं बहुत आभारी हूं आपका, आपने समय दिया। देश के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय ने एडीपी योजना के तहत देश के दिव्यांगों को आवश्यक उपकरण दिलाने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनकी प्रेरणा से मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र सतना में 23,000 से अधिक एक दिव्यांगों का पंजीयन करके उनको कार्ड दिलाया। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल लगभग 1400 से अधिक तथा अन्य उपकरणों में आज देश का सबसे अग्रणी जिला सतना बन चुका है। मैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जी से दिव्यांगों का राष्ट्रीय संस्थान खोले जाने की मांग करता हूं। साथ ही एलिम्को कंपनी के उपकरण सुधार हेतु सतना, मैहर, चित्रकूट में आश्रय केंद्र खोले जाने की भी मांग करता हूं। और मैं सभी दिव्यांगों को पूरे देश भर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना है उसके साथ सभी दिव्यांगों को जोड़ा जाए, ऐसी मैं मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा की कार्यवाही मंगलवार 29 मार्च 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।